बोलते हैं बॉन्डिंग कैसे बन रहा, कौन कौन से टाइप के बॉन्डिंग है, दूसरा क्यों होता। अच्छा पहले ये ज्यादा बेटर होता, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में नोट कर लो। चलो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग रहने दो, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लो। व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एक छोटा सा सवाल है जो मालूम होना चाहिए। इनफैक्ट ये चीज अभी से मालूम होगा और जिंदगी भर काम में आता ही आता है कि कोई भी दो एटम आपस में कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है। तो व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। एक छोटा सा सवाल है जो अपने को मालूम होना चाहिए। कोई भी तुम में से आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का। बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, किसी को ही मालूम है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कैसे स्टेबिलिटी गेन करता है। सर डुएट और ऑक्टेट स्टेट में आ जाए कोई भी एलिमेंट का आइटम तो। हाँ ठीक है। मतलब सबसे पहला चीज और सबसे सिंपलिस्टिक चीज, वैसे ये हम लोग के मतलब नेचर में भी एग्जिस्ट करता है। कोई भी सिस्टम ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, कोई भी टाइप का सिस्टम हो, किसी भी तरह का सिस्टम हो, हमेशा अपने करंट स्टेट से हायर स्टेबिलिटी वाले स्टेट में मूव करने की टेंडेंसी में होता है। जैसे मान लो एक ऐसा चीज लेते हैं हम लोग। मान लो कि ऐसा टाइप का बॉल है मेरे पास और इसमें एक छोटा सा मेटेलिक बॉल डालते हैं। मेटेलिक या नॉर्मल बॉल डाल दो तो ये तुरंत नीचे जाना चाहेगा और यहाँ आकर के रुक जाना चाहेगा। अब क्योंकि इससे नीचे जा नहीं सकता तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस स्टेज से लोअर एनर्जी में जाना चाह रहा है, ज्यादा स्टेबल स्टेट में जाना चाह रहा है। इस चीज को हम लोग एक स्टेबल स्टेट बोलते भी हैं इनफैक्ट। तो इस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, जब भी कोई प्रोसेस हो रहा है, कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तब तक प्रोसेस अगर खुद से हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा होगा हमेशा, तभी वो प्रोसेस खुद से हो रहा है। अनटिल अनलेस कि कोई एक्सटर्नल फोर्स वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। जैसे मान लो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं हम लोग। तो रूम टेम्परेचर पे वेपर स्टेट के जगह पे लिक्विड स्टेट होना ज्यादा फिजिबल चीज है। बट अगर हम लोग हीटिंग करने लग गए पानी को, तो अगर पानी को हीट करेंगे तो वेपर में जाने की टेंडेंसी में ज्यादा आ जाएगा। तो अगर हम लोग हीटिंग करके या किसी दूसरे फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करके किसी नॉन फिजिबल टाइप की चीजों को कराने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। मान लो कि हम लोग अंटार्कटिका में चले गए, ठीक है, और अंटार्कटिका में हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बर्फ रहेगा कि पानी। तो इन जनरल उस टेम्परेचर पे बर्फ होगा। बट अगर मान लो कि एक कंटेनर में हम लोग हीटिंग करना शुरू कर दे पानी, मतलब बर्फ को रख के, तो जब हीटिंग करेंगे मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स सराउंडिंग में जो नेचर में जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन एक्सटर्नल फोर्स के जगह पे हम लोग कोई रैंडम फोर्स लगाने की कोशिश करें, मतलब आर्टिफिशियल फोर्स लगाने की कोशिश करें, तो जो फिजिबल चीज है वो फिजिबल चीज नॉन फिजिबल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो नॉन फिजिबल चीज है वो चीज होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो कि हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं तुमको, और एग्जांपल तुमको जानना भी चाहिए। जैसे हम लोग घर में इन्वर्टर के बैटरी की बात करते हैं। तो इन्वर्टर के बैटरी में नॉर्मली हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, गैल्वेनिक सेल। इनफैक्ट गैल्वेनिक सेल ऐसा नहीं कि केवल इन्वर्टर का बैटरी है, जितने भी नॉन रिचार्जेबल बैटरी है वो इसी ऑलमोस्ट सिस्टम पे काम करते हैं। अब गैल्वेनिक सेल में होता क्या है कि एक रिएक्शन होता है, और जब वो रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग का कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी लिबरेट होगा। जब भी कोई रिएक्शन अपने आप से होता है, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप से हुआ, तो उस रिएक्शन से हमेशा एक स्पॉन्टेनियस एनर्जी वाला पार्ट, मतलब उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से एसोसिएटेड हमेशा एक एनर्जी वाला पार्ट रहेगा ही रहेगा। तो वो जो रिएक्शन से एसोसिएटेड एनर्जी है, उस एनर्जी वाले पार्ट को अगर हम लोग केमिकल एनर्जी कंसिडर करें, तो इस केस में ये केमिकल एनर्जी वाला पार्ट गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये सिंपल सा चीज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेंशन कर दी है। अब एक चीज सोच के देखो, जो हम लोग सबसे पहला रिएक्शन पढ़ते हैं ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये उसी चीज का एग्जांपल है। अगर हम लोग जिंक वाले पार्ट को कॉपर सल्फेट में डालें तो हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट आराम से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाके जिंक सल्फेट बनाएगा और साथ ही साथ कॉपर बनाएगा। ये मालूम है अपने को कि ये फिजिबल रिएक्शन है, आराम से हो रहा है। फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप से हो रहा है। स्पॉन्टेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं, इंस्टेंटेनियस फास्ट होता है, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप से हो रहा हो। तो ये रिएक्शन फिजिबल है। और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि उल्टा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये बिल्कुल प्रोसेस फिजिबल नहीं है। लेकिन जैसे इस चीज को, ये जो रिएक्शन है,
ये आगे जाके मालूम पड़ेगा कि इसी चीज को हम लोग डैनियल सेल बोला करते हैं। ये भी एक तरीके से गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल बेसिकली एक जनरलाइज टाइप का कंसेप्ट है कि इस तरह का एपरेटस अगर हुआ तो उसको गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। उसमें अगर हम लोग मेटल्स वाले पार्ट में जिंक और कॉपर सल्फेट को लेके चल रहे हैं तो उसी चीज को हम लोग डैनियल सेल बोला करते हैं, ज्यादा प्रिसाइज होकर के, मतलब डैनियल सेल बोलने का तरीका होता है। तो ये जो डैनियल सेल है, जहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, जब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तब उस केस में कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी लिबरेट करेगा और वहां से हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करना होता है। और अगर हम लोग मान लो बैटरी के यूज की बात करते हैं, जब लाइट कट जाता है तो लाइट कटने पे हम लोगों का रिएक्शन होना शुरू होता है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है उसे इलेक्ट्रिसिटी मिल गया। बट जैसे ही लाइट आता है तो लाइट आने पे हम लोग देखते हैं कि इन्वर्टर में चार्जिंग का ऑप्शन शुरू हो जाता है। तो चार्जिंग का ऑप्शन क्या है बेसिकली? तो चार्जिंग तब होता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला पार्ट उस रिएक्शन को रिवर्स कर दे। अगर रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर पाएंगे तब प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि फिर तो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन हुआ, एक बार हम लोग का रिएजेंट खत्म हुआ मतलब हम लोग का बैटरी खत्म। लेकिन हम लोग जब बैटरी की बात करते हैं तो रिचार्जेबल ऑप्शन होता है कि एक बार रिचार्ज खत्म हुआ फिर चार्ज करना शुरू कर दिया, फिर चार्ज खत्म हुआ फिर बैटरी रिचार्ज कर सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उल्टे पार्ट को, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है चार्जिंग के टाइम पे। तो अगर कोई बोलेगा कि उल्टा रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, अगर कोई केवल ये बोले कि उल्टा रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो पॉसिबल है। स्पॉन्टेनियस है या नहीं? स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचर में जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है उससे रिएक्शन खुद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग हीट दे दे या करंट दे दे तो करंट देने पे हम लोग के उल्टा रिएक्शन वाला पार्ट भी पॉसिबल हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस अभी भी नहीं है लेकिन पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा बात नहीं है। अगर हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर दे तो हम लोग का ये उल्टा रिएक्शन वाला पार्ट भी आराम से पॉसिबल हो सकता है। इस एक छोटे से पार्ट का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। अब जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो हम ये बोले कि कोई भी रिएक्शन हमेशा या कोई भी प्रोसेस हमेशा ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो हमेशा वैसे ही रिएक्शन खुद से होते हैं, और वैसे ही प्रोसेस खुद से होते हैं जहाँ पे सिस्टम को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा हो। कैसे स्टेबिलिटी बोल सकते हैं? तो अभी तक हम लोग बहुत सारे टर्म्स यूज कर चुके हैं। उसमें एक टर्म रिएक्टिविटी है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हम ये बोल रहे हैं कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव का क्या सेंस समझ में आता है? मतलब ज़्यादा रिएक्टिव को हम लोग किस सेंस में समझ सकते हैं? तो जो ज़्यादा मतलब एनर्जी में है, मतलब बेसिकली इस तरीके की बात कर सकते हैं। ज्यादा रिएक्टिव मतलब क्या है? ज्यादा हाई एंट्रोपी में है, ज्यादा इधर उधर उछल कूद मचाना चाह रहा है बेसिकली। तो जिंक वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब जिंक वाला पार्ट काफी हाई एनर्जी स्टेट में है, काफी अनस्टेबल है। वो तुरंत रिएक्शन करके अपने आप को ज्यादा स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, पूरे सिस्टम को ज्यादा स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, या जब भी एक प्रोसेस वाला पार्ट स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होता है, तो हमेशा एक रिएक्टिव सिस्टम लेस रिएक्टिव सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा होता है। और रिएक्टिविटी को सीधा स्टेबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं। जितना रिएक्टिव उतना अनस्टेबल, जितना लेस रिएक्टिव उतना ज़्यादा स्टेबल। अब यहाँ से हम लोग स्टेटमेंट शुरू कर सकते हैं व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इस केस में जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो नॉर्मली अपने आप हो रहा है। अगर अपने आप हो रहा है इसका मतलब हम लोग का जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब हो पाएगा जब हम लोग का सिस्टम ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा होगा। बड़ा ही सिंपल सा सीनेरियो है कि हम लोग का सिस्टम वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा होगा, प्रोसेस अपने आप स्पॉन्टेनियस निकल के आएगा। इस एक छोटे से पॉइंट का अपने को ध्यान रखना होता है, व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस टू गेन स्टेबिलिटी। लेकिन ये केवल पहला पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है। और जो सेकंड पॉइंट हम बोल रहे हैं, ये सेकंड पॉइंट ऑल दो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है। हमको नहीं लगता कि ये तुम्हारे काम का बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन मालूम होना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी वाला पार्ट, जैसे एक छोटा सा टर्म होता है, स्टेबिलिटी को हम लोग एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो हमेशा हम लोग स्टेबिलिटी वाले पार्ट को एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ऐसा समझो जैसे खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लो ग्लूकोज पी लिए या रेडबुल पी लिए तो उड़ने लगेंगे हम लोग, उसमें ना फ्लाई करने लग जाते हैं रेडबुल पी के। अगर हम लोग के अंदर एनर्जी ज्यादा है तो हम लोग अनस्टेबल हो जाते हैं, नींद नहीं आता है, इधर उधर बेचैन टाइप के रहते हैं। बट अगर खेल कूद लिए
एनर्जी कम हो गया तो थक जाते हैं, थोड़ा स्टेबल मोड में आना चाहते हैं, बैठे रहना चाहते हैं। तो बेसिकली जितना स्टेबिलिटी होगा, एनर्जी वाला पार्ट उतना ही लोअर होगा, ऐसा माना गया है। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी वाले पार्ट को बढ़ा रहे हैं, तो एनर्जी वाले पार्ट को डेफिनेटली घटाते चले जा रहे होंगे। तो इस एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना है। ये बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट, लेकिन ये पूरे जिंदगी भर काम आता है, किसी भी तरीके से सवाल में काम आता है। जैसे एक छोटा सा सवाल, एग्जैक्टली हमको मालूम नहीं कि नाइन्थ क्लास में कि टेंथ क्लास में है, हम सवाल बस एक बार पूछ रहे तुम लोगों से, जो रेन ड्रॉप होता है उस स्फेरिकल शेप का क्यों होता है? मालूम है किसी को? रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप का क्यों होता है? कोई भी आइडिया किसी को? सर स्क्वायर सबसे स्टेबल होता है। हाँ। स्फेयर सबसे स्टेबल होता है, क्यों ऐसा? स्फेयर ही सबसे स्टेबल क्यों हुआ, बाकी में क्या तकलीफ है? किसी को ये चीज नहीं मालूम है? हमको नहीं पता कि नाइन्थ का कंसेप्ट है कि टेंथ क्लास का कंसेप्ट है लेकिन सर नाइन्थ या क्योंकि टेंथ में सर्कल में हर जगह इक्वल फोर्स लगता है। सर्कल में हर जगह इक्वल फोर्स लगता है। स्फीयर में हर जगह इक्वल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फोर्स लगने से क्या होगा? उससे मेरे स्टेबिलिटी का क्या लेना देना है? अगर फोर्स इक्वल लग भी रहा है या अनइक्वल लग भी रहा है तो उससे अपने स्टेबिलिटी का क्या लेना देना? कोई सेंस है क्या? है, उससे सेंस है, बट तुम लोगों को मालूम है क्या? सर रेन ड्रॉप्स तो नीचे फॉल करता है तो ग्रेविटी से इफेक्ट पड़ने के लिए। नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं है। यार तुम लोग ये सवाल कैसे नहीं पता है भाई? ये मालूम होना चाहिए। नाइन टेंथ में, नाइन्थ में ही शायद ये सवाल है। सरफेस टेंशन वर्ड कभी सुना है? मालूम होना चाहिए मेरे हिसाब से ये पार्ट। किसी को नहीं मालूम? चलो, जान दो। अ, अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मालूम है, इतना तो मैथ्स में पढ़े होंगे। मैथ्स में सरफेस एरिया वॉल्यूम पहली बार कब पढ़े? नाइन्थ में, टेंथ में? नाइन्थ में। नाइन्थ में। एक इन्फॉर्मेशन मालूम है, बड़ा यूनिक इन्फॉर्मेशन होता है। अगर वॉल्यूम को हम लोग सेम रखें तो उस केस में सबसे लीस्ट सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। स्फेयर का होता है। वॉल्यूम को अगर सेम रखे तो लीस्ट सरफेस एरिया हमेशा एक स्फेयर का होता है। कोई भी शेप उठा के देख लो, अगर वॉल्यूम सेम हुआ तो सबसे लोएस्ट सरफेस एरिया वाला पार्ट एक स्फेयर ऑक्यूपाई करके चलता है। और अगर स्फेयर का सरफेस एरिया कम हुआ तो उससे होता क्या है, जैसे मान लो अगर एक लिक्विड है तो लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से चिपक के रहते हैं। तो नॉर्मली वो करते क्या है कि अपने सरफेस पे फोर्स लगा रहे होते हैं। तो जब सरफेस पे फोर्स लग रहा होता है तो उस तरह के ऐसे मतलब फोर्स को या एडहेसिव बिहेवियर वाले पार्ट को हम लोग सरफेस टेंशन के टर्म में मेंशन करते हैं। इस चीज को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस किया करते हैं 11 ट्वेल्थ में, बट ये मालूम होना चाहिए, सरफेस टेंशन के फॉर्म में बोला करते हैं। अगर एक जगह फोर्स अटैच्ड है तो फोर्स को हम लोग सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करके सरफेस एनर्जी निकाल सकते हैं। अब इस सरफेस टेंशन वाला जो पार्ट है, इसको अगर हम लोग सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हम लोग सरफेस एनर्जी वाला पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मान लो लिक्विड है, वाटर ही है, वाटर अलग अलग शेप्स में है, तो वाटर का सरफेस टेंशन तो सेम रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सरफेस टेंशन सेम होने के बाद अगर वो स्फेरिकल शेप में होता तो सरफेस एरिया सबसे मिनिमम रहता। और अगर सरफेस एरिया सबसे मिनिमम है तो जो सरफेस एनर्जी है ये भी सबसे लीस्ट रहेगा। और जितना लोअर एनर्जी उतना स्टेबल सिस्टम। एक और भी रीजन है, स्फेरिकल पार्ट सबसे सिमेट्रिकल शेप होता है, स्फेयर से जैसा सिमेट्रिकल शेप नहीं होता। तुम ऐसा सोच के देखो कि हम लोग नाइन्थ क्लास में एटॉमिक मॉडल पढ़ते थे, तो इसमें ऐसा बोलते थे कि जो एटम वाला पार्ट है उसके अंदर न्यूक्लियस वो स्फेरिकल शेप में है। स्फेरिकल में ही क्यों है, क्यूब में क्यों नहीं है? किसी को पता है क्या? लेकिन ये लॉजिक है कि सिमेट्रिकल जितना ज्यादा शेप होगा उतना स्टेबिलिटी रहता है। तो ये जो सरफेस टेंशन वाला पार्ट है, ये सरफेस टेंशन वाले पार्ट में एक स्फेयर बहुत सिमेट्रिकल शेप होता है, पहला चीज। और स्फेयर में सबसे लोएस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया आता है, जिसकी वजह से उस स्फेरिकल शेप में सरफेस एनर्जी सबसे लीस्ट होगा, मतलब सबसे स्टेबल सिस्टम निकल के आता है। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना अपने को।
कभी भी अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे मतलब एनर्जी को बाय डिफॉल्ट उससे एसोसिएट करके चल रहे हैं। तो टू गेन स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो हम लोग का एनर्जी वाला पार्ट लोअर होगा ही होगा। तो इस केस में लिख सकते हैं टू लोअर इट्स एनर्जी। ये हम लोगों का सेकंड पार्ट है जो हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब ये पॉइंट ऑल्दो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, दोनों एसोसिएटेड पॉइंट है, पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों एसोसिएटेड पॉइंट है, बट एनसीईआरटी में दे नहीं रखा होता है। बस मालूम है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बड़ा ही एब्सर्ड टाइप का रीजन दे दिया जाता है, ऑल्दो मेरे हिसाब से रीजन बहुत अच्छा तो नहीं है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तुमको फॉलो भी करना पड़ेगा इस चीज को। तो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ एन एटम, और ऑक्टेट वर्ड यूज करो या यहाँ पे डुप्लेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टू कंप्लीट द ऑक्टेट और डुप्लेट ऑफ एन एटम। तो इसको रीजन में क्यों बोलते हैं हमको नहीं समझ में आता। हमको तो ये मालूम है कि स्टेबिलिटी गेन करने का ये तरीका है, कैसे स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करके गेन कर रहे हैं, ये तरीका है रेदर देन ये रीजन। मतलब वाई का के पीछे रीजन ये स्टेबिलिटी गेन करना है। हाउ अगर पूछा हाउ डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस टू इन ऑर्डर टू कंप्लीट क्या बोलते हैं क्या एलिमेंट्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस दैट जो भी करना है आराम से कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये रीजन नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि रीजन में दे रखा है तुमको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला चीज बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, कैसे स्टेबिलिटी गेन करेंगे, उसी में रीजन का पार्ट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट ऑफ एन एटम, और तीसरा पार्ट टू लोअर इट्स एनर्जी। ये तीनों पार्ट मेंशन करते हुए काम करना, नोट कर लो इस चीज को। और किसी को कोई डाउट होगा तो पूछते जाना। तो मेरे को पहले का टॉपिक में डाउट था बोलो। सर, कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है सर जब वो रिएक्शन होता है वाटर के साथ? तो कैल्शियम, फ्लोट क्यों करता है सर जब उसका रिएक्शन वाटर के अच्छा, साथ होता है? कैल्शियम का जो वेट है वो हाई नहीं होता, मतलब डेंसिटी काफी कम होता है। तो जैसे मान लो ऐसा सोच लो, कैल्शियम वाले पार्ट को अगर हम लोग वाटर में डालें तो क्या रिएक्शन होता है? सर CaOH twice CaOH whole twice plus H2 gas H2 which is liberated H2 out. गैस, ये जो H2 गैस है यही पार्ट इस कैल्शियम के मेटल सरफेस पे जाके चिपक जाता है। अगर मान लो मेटल के सरफेस पे काफी सारे बबल्स आ गए तो बबल्स वाले पार्ट ऊपर जाने की टेंडेंसी में रहेंगे, तो अपने साथ साथ मेटल्स वाले पार्ट को भी उठा के ले जाएंगे। इस वजह से कैल्शियम फ्लोट कर जाता है, ठीक है। Okay, sir. ये इन्फॉर्मेशन वैसे 10th क्लास के सवाल में है क्या? सर एक इंफॉर्मेशन से नहीं दिया, सिर्फ एक लाइन लिखा है सर, इसीलिए पूछिए। अच्छा, क्योंकि हमको मालूम है कि 11th क्लास का इन्फॉर्मेशन, 11th में भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हम ऐसे ही कहीं पढ़ रहे थे बुक में तो हमको मिल गया था कैल्शियम वाले पार्ट में। सोडियम में भी शायद ऐसा ही होता है, बट 10th क्लास का हमको आइडिया नहीं है। अगर 10th क्लास में दे रखा तो अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखने लायक इन्फॉर्मेशन है। और कोई डाउट किसी को? तो चलो ध्यान दो। जैसे सबसे पहला पार्ट तो ये है कि हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, और बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के पीछे रीजन मिल गया, तब उसके बाद फिर हम लोग बॉन्ड के टाइप्स की बात करते हैं। और बॉन्ड के टाइप्स वाले पार्ट में सबसे पहला जो हम लोग टाइप मेंशन किया करते हैं ये होगा अपना आयनिक बॉन्ड, और इसी आयनिक बॉन्ड वाले पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो एक मिनट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये भी बोला करते हैं। ये दोनों टर्म अपने को ध्यान रखना है, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे हम केवल एक दो पॉइंट मेंशन करेंगे कि ये बॉन्ड कब बनाना होता है या फिर ये बॉन्ड जनरली कब बन रहा होता है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले टाइप के बॉन्ड में चले जाएंगे। बट आगे फिर आयनिक बॉन्ड का अलग से हेडिंग डलवा करके सारा का सारा पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो मेंशन कर लेना अपने कॉपी में टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसमें सबसे पहला पार्ट formed by sharing of electrons, formed by transfer of electrons, formed by transfer of electrons, और उसी में सेकेंड पार्ट मेंशन कर लेना formed between metals and non-metals generally,
metals and non-metals generally. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा और दूसरा मेटल और नॉन मेटल से होगा। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जनरली क्यों होगा, उसके पीछे कुछ रीजन है, वो हम लोग आराम से आगे मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग मेंशन कर सकते हैं फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। formed by sharing of electrons in equal number by each atom। जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उन दोनों एटम्स के बीच में इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। अब जैसे कोई एक सवाल पूछ सकता है कि सर इक्वल अगर नहीं रहा तो इस तरह का एक केस है, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है बट हम छोटा सा पार्ट उसके लिए मेंशन करेंगे, तुम लोग को थोड़ा उस चीज को सुनना होगा। और इसमें हम लोग अगला पार्ट मेंशन कर सकते हैं फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स जनरली। और जनरली बोलने का मतलब है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे मेटल्स वाले पार्ट भी आराम से कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे होते हैं। जैसे AlCl3 है तो उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा ही कंसिडर करते हुए काम करते हैं, जबकि एल्यूमिनियम तो मेटल है बट फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा कंसिडर करते हैं। BeCl2 बेरिलियम मेटल है बट फिर भी कोवेलेंट टाइप के ही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वहां पे। है रीजन, बहुत सारे रीजन है, अभी बता नहीं सकते उस चीज को। उसके बाद थर्ड पार्ट जो अपने काम का नहीं है उतना बट छोटा सा एक इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए तुमको इसके बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है बट एक छोटे से डिफरेंस के साथ। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो दो एटम से मान लो, जैसे ए एटम और बी एटम, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनना है तो ए वाला पार्ट एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो बी वाले पार्ट को भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है नॉर्मली। तो जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इस केस में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीच में शेयर्ड फॉर्म में रहेंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं आराम से। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इस बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर करेगा, केवल एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया करता है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी बीच में दो होंगे बट क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम्स के थे तो ऊपर में और नीचे में डिफरेंशिएशन करने के लिए जो पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वहां से एरो शुरू करके जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है वहां पे एरो डाल दिया जाता है। मतलब ए से बी में हम लोग एक एरो बनाए और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वहां से एरो शुरू होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ वहां पे जाके एरो खत्म होगा। और क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन में दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इसी चीज को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोला करते हैं। तो ये बोलने का एक तरीका होता है डेटिव बॉन्ड। डेटिव मतलब जो डोनेट करता हो, दाता। तो डेटिव बॉन्ड भी ये वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट नोट कर लेना पहले, इसमें डेटिव बॉन्ड ऊपर हेडिंग डाल दो और पॉइंट नोट कर लो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है थोड़ा बहुत बट शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एक ही बार में हो रहा है तो इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड वाला पार्ट वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना तुम लोगों को। मतलब हो सकता है कहीं पूछ ले, हो सकता है, मतलब चांसेस तो नहीं है बट हो सकता है कहीं पूछ ले, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट हम लोग ए से एरो शुरू करके आराम से बना सकते हैं। लिखने का तरीका होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए एरो बी। तो ए वाला पार्ट जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ए से एरो शुरू करेंगे, अगर बी डोनेट करता है तो बी से एरो शुरू करते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। और मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड आराम से बन सकता है, नॉन मेटल के बीच में बन सकता है, मेटल के बीच में नहीं बनता है केवल। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये मेंशन कर सकते हैं जनरली फॉर्म बिटवीन मेटल नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स।
और नॉन मेटल्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। मेटल नॉन मेटल के बीच में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। जैसे उसका एक एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं, N2O5। क्योंकि तुम लोगों को लेविस स्ट्रक्चर बता रखा है तो इसलिए ये चीज बताना आसान है। N2O5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। नाइट्रोजन वाला पार्ट जब हम लोग स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो सिंगल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, दूसरा नाइट्रोजन भी पहले वाले के साथ सिंगल बॉन्ड एक के साथ डबल बॉन्ड, उसके अलावा दोनों तरफ एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहता है। क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इस वजह से ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना काम कर लेता है। इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हुए काम करते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आराम से बनाया जा सकता है। इनफैक्ट अगर हम लोग इस तरह के कंपाउंड की बात करें, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लो FeCN6 है, तो इस चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोला करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला करते हैं। नाम ही बोला जाता है इस चीज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलने के पीछे रीजन ही यही है कि हम लोग का यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा। कैसे बनता है, तो उस केस में नॉर्मली, और यहाँ पे 4 माइनस होता है, तो आयरन वाले पार्ट के ऊपर एक Cn माइनस आराम से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देता है। यहाँ टोटल 6 Cn माइनस है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग आराम से बनाते हुए काम कर सकते हैं। ये लिखने का एक तरीका होता है, थोड़ा अपने को ये चीज ध्यान रखना होता है। और उसमें Cn लिखो, Nc लिखो, से अभी के लिए Cn ही लिख दो तो ज्यादा बेटर है। कार्बन वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस केस में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस चीज को भी हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए यूज कर सकते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, पहला चीज। नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। बस ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए यूजफुल बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद फिर हम लोग आराम से बात कर सकते हैं आयनिक बॉन्डिंग वाले पार्ट के बारे में। सर हाँ बोलो। सर ये N2O5 जो सर इसका जो लेविस स्ट्रक्चर है वो समझ नहीं आया, और वो जो एरो बना है। लेविस स्ट्रक्चर समझ नहीं आया तो तब हम कुछ सर नहीं कर एरो, सकते। नहीं सर वो एरो क्यों बनाए सर, वो समझ एरो नहीं आया। एरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए बनाया है। जैसे तुम लोग को वैलेंसी तो हम बता ही चुके हैं कि वैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंसी क्या होता है ना। हाँ सर। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? सर -2। ऑक्सीजन का वैलेंसी सर सर 6, सर 6, सॉरी सर। 6 वैलेंसी होता है। सर 2, -2 ही होता है सर। -2 कैसा वैलेंसी है सर भाई? 2 वैलेंसी होता है, मतलब 2 2 होता है होता सर। है, हाँ वैलेंसी 2 होता है ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। हाँ सर। नाइट्रोजन वाला पार्ट कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, उसके पीछे कुछ हाँ रीजंस सर। है। तो अभी जैसे हाँ सर। नाइट्रोजन 1 बॉन्ड बना लिया, 2 और 3 बॉन्ड बना लिया, तो अगर ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, मतलब 2 वैलेंसी है, तो इसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो मिल जाएंगे, इसका काम हो गया। बट नाइट्रोजन के पास 5 बॉन्ड हो जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है। जबकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन पे कितना वैलेंसी होता है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है नाइट्रोजन का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं। सर 4 सर। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। 5 सर, सो 4 सर, हाँ सर, 4 सॉरी। की 5? 2 4 5, नाइट्रोजन अक्सर 5 होता है। 5 होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, और लेविस स्ट्रक्चर में हम लोग इस चीज को देख चुके हैं कि एक लोन पेयर एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन अब शेयर नहीं कर सकता क्योंकि 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। तो इस केस में अच्छा। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके काम कर लेगा। मान लो कि तुम्हारे पास पैसे किसी को चाहिए, डोनेट करके काम कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? तो हाँ लोन सर, पेयर समझ डोनेट गए। करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सिमिलर टाइप से दूसरे नाइट्रोजन पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ सर। इन जनरल नॉन मेटल्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनता है जब कोई एक एलिमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन होता है ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाने का। इन जनरल अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग नॉन मेटल्स में नहीं बनाया करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। और इसके बाद फिर हम लोग आराम से हेडिंग डाल सकते हैं आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग कैसे बनता है ऑलरेडी ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी फटाफट नोट सर करते जाओ। हाँ बोलो। सर आप सेकंड पॉइंट में सर एक ही चीज लिखे हैं 2 बार। सेकंड पॉइंट में एक ही चीज लिखे मतलब?
मेटल नॉन मेटल ही आप लिखे हैं। ओह सॉरी, अरे तो करेक्शन कर ले यार, क्या तू। और कुछ बोले तो ठीक थे ना, बोले तो शायद नॉन मेटल थे जहां तक हमको ध्यान है। और कोई यस डाउट सर, किसी पर को? कंफ्यूजन हुआ था। अच्छा ठीक है, और कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, तो ध्यान दो, जैसे आयनिक बॉन्ड वाले पार्ट की बात करते हैं हम लोग, तो वो पॉइंट तो हम लोग वापस से रिपीट कर रहे हैं फटाफट, इसलिए नोट करते जाओ। फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और थोड़ा बहुत हम लोग इस चीज का मैकेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं। मैकेनिज्म कंसिडर करने का मतलब है, जैसे मान लो हम लोगों को NaCl बनाना है, तो अगर NaCl का फॉर्मेशन करना है तो Na वाला पार्ट Cl के साथ कंबाइन करके ही NaCl बना सकता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अगर एक Na एक Cl के साथ कंबाइन करके NaCl बनाएगा, तो हम लोग तो ऐसा लिखा करते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, Na प्लस और Cl माइनस। तो प्लस और माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है बेसिकली? तो इसका सिग्निफिकेंस ऑलमोस्ट इस टाइप का है कि अगर हम लोग का सोडियम वाला पार्ट मेटल है, तो अब तक हम लोग को मालूम पड़ चुका है कि मेटल वाला पार्ट आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो हम लोग का सोडियम वाला पार्ट एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आराम से बाहर Na प्लस का फॉर्मेशन करा सकता है। तो एक तो Na प्लस का फॉर्मेशन हो गया, और उसके अलावा यहाँ पे हाफ Cl2 है बेसिकली। तो हाफ Cl2 वाले पार्ट का मतलब है कि एक अगर हम लोग Cl2 का स्ट्रक्चर लें तो उसका आधा पार्ट चाहिए। आधा पार्ट का मतलब अपने पास एक ही क्लोरीन एग्जिस्ट करेगा, ऑल्दो एक क्लोरीन एटम एग्जिस्ट नहीं करता, दो के फॉर्म में रिएक्शन होता है, बट फिर भी हम लोग एक लेके चल ले रहे हैं यहाँ पे। एक क्लोरीन एटम वाला पार्ट एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल वाला पार्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में होता है। 8th क्लास में पहली बार पढ़ते हैं हम लोग इस चीज को। ये मेटल वाले पार्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी में होते हैं, जबकि नॉन मेटल वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में होते हैं। तो क्लोरीन वाला पार्ट आराम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों गेन कर रहा है? क्योंकि वैलेंसी ही इतना है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन सोडियम वाले पार्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग कंसिडर करें तो 1 के बराबर होता है। और उसके अलावा हम लोग जब क्लोरीन वाले पार्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो 7 के बराबर होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो इस केस में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बनाया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आराम से Cl माइनस बनाएगा। तो हम लोग ये जो टर्म है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टर्म हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो लूज किया, वही इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट क्लोरीन गेन किया, और गेन करके आराम से Cl माइनस का फॉर्मेशन करा दिया। तो Na वाला पार्ट Na प्लस में कन्वर्ट हुआ, Cl वाला पार्ट Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ। और बचपन से हम लोगों को एक चीज मालूम है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स। इसका मतलब ये Na प्लस और Cl माइनस वाला पार्ट NaCl के फॉर्मेट में आपस में कंबाइंड फॉर्म में रहता है। वैसे एक चीज का ध्यान रखना, ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट होता है। जैसे खुद से सोच के देखो, मान लो एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का जो फोर्स है वो केवल एक डायरेक्शन में थोड़े ना लगता है। मैग्नेट जो है वो सारे डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो सिमिलर टाइप से अगर एक चार्ज है, तो चार्ज केवल एक डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएगा, वो सारे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, वो हमेशा सारे डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रहा होगा। ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, इस एक चीज का ध्यान रखना होता है अपने को। तो अगर मान लो Na प्लस और Cl माइनस वाला पार्ट है, तो एक प्लस चार्ज जब सारे डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रहा, तो उससे एक Cl माइनस नहीं चिपकेगा, उसके साथ बहुत सारे Cl माइनस वाले पार्ट अटैच होंगे। कभी भी केवल एक कटायन और केवल एक अनायन नहीं होता, बहुत सारे कटायन अनायन का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। ऑलमोस्ट ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, एक प्लस चार्ज के बगल में माइनस चार्ज, फिर प्लस चार्ज, फिर माइनस चार्ज, नीचे माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, और नीचे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज। इस तरीके का हम लोगों का बेसिकली काफी बड़ा अरेंजमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। एक Na प्लस Cl माइनस, दूसरा Na प्लस Cl माइनस, तो एक Na प्लस के विसिनिटी में बहुत सारे Cl माइनस हो जाते हैं। तो इस केस में ये जो Na प्लस और Cl माइनस है, इनका केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, और NaCl के फॉर्म में वो कटायन आयन आपस में चिपके रहते हैं। एक्चुअल में इसको कोई बॉन्ड नहीं बोला जाता है, इसीलिए मतलब क्योंकि केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड बोलना लॉजिकल चीज नहीं है। तो ऐसा लिखा भी रहता है कहीं कहीं पे, आयनिक बॉन्ड इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रू बॉन्ड, सही बॉन्ड इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है केवल। तो ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो नेचर में बहुत जगह एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम लोग मान लो कि एक वायर है और वायर के बगल में कुछ दूसरा वायर लेके आ जाए, तो वहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वाला पार्ट आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से कटायन और अनायन आपस में चिपके रहते हैं। कटायन आयन बनते कैसे हैं? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट से। तो एक बेसिक पार्ट अपने को थोड़ा ध्यान रखना होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम लोग के इस कटायंस अनायन का फॉर्मेशन हुआ, और वो कटायंस अनायंस वाले पार्ट आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में साथ आ जाते हैं। पॉइंट ये उसमें एक और ध्यान रखने लायक होता है, क्योंकि एक कटायन के आजू बाजू में बहुत सारे अनायंस होते हैं। तो जो अनायंस का रेशियो होता है वो ऐसा होता है, पुराना वाला जो एनसीईआरटी था उसमें ऐसा दे रखा था, ये तुम लोगों के टाइम पे हटा दिया गया था। एक NaCl के विसिनिटी में 6 क्लोरीन होता है, और एक क्लोरीन के विसिनिटी में 6 सोडियम वाला पार्ट होता है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल में, सराउंडिंग में, नियरेस्ट सराउंडिंग में एटलीस्ट 6 क्लोरीन होता है, और एक क्लोरीन के नियरेस्ट सराउंडिंग में एटलीस्ट 6 सोडियम प्लस वाले चार्जेस होते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है वो Na6Cl6 माना जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब लिख रहे होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड तो बहुत ही मल्टीपल हो सकता है। तो इसके वजह से इस 6 वाले पार्ट को हटा करके सीधा NaCl के फॉर्मेट में इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले पार्ट को। और ये जो पार्ट होता है Na6Cl6, इस चीज को फॉर्मूला यूनिट भी बोला जाता है। बोलने की एक लैंग्वेज है फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट बोलने के पीछे एक छोटा सा रीजन है कि जब एक कटायन आयन का फॉर्मेशन हुआ, एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद जब बहुत सारे कटायंस, बहुत सारे अनायंस आपस में क्लोज आके एक सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो सॉलिड स्ट्रक्चर वाले पार्ट को हम लोग लैटिस बोला करते हैं। एक टर्म है लैटिस, एक सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स या आयंस। तो ये जब ये लैटिस का फॉर्मेशन होता है, तो लैटिस का कुछ कुछ पार्टिकुलर शेप्स है या कुछ कुछ पार्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर है। जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूब के जैसे स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल रह सकते हैं, फिर आयंस रह सकते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो जैसे एक चीज सोचो, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोले मतलब सिंपली बस हम एक क्यूब की बात कर रहे हैं। इस क्यूब के स्ट्रक्चर में एटम से आयंस होंगे। तो क्यूब के स्ट्रक्चर में आयंस होने का मतलब कि सारे के सारे कॉर्नर पोजीशंस पे हम लोग के एटम से आयंस वाले पार्ट एग्जिस्ट करेंगे। इसी में मॉडिफिकेशन किया बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो बॉडी सेंटर का मतलब हम लोग का यहाँ पे जो डायगोनल के हिसाब से बॉडी सेंटर होगा, यहाँ पे भी एक आयन हो सकता है। इसी टाइप का और भी स्ट्रक्चर है जिसमें एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का मतलब अ, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं शुभम? सर 6। 6। तो अगर 6 फेसेस है, इसका मतलब 6 बॉडी सेंटर, सॉरी 6 फेस सेंटर होगा। तो ऊपर का एक फेस हो गया, तो यहाँ पे एटम, इधर साइड का फेस यहाँ एक एटम, नीचे का फेस इधर एटम, लेफ्ट साइड का फेस यहाँ एक एटम, फ्रंट का जो फेस है उसके सेंटर में एक एटम, और बैक का जो फेस है उसके सेंटर में एक एटम। इस चीज को फेस सेंटर स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इस तरह के यूनिट सेल में, इस तरह के यूनिट्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इसी का रिपीटिशन होकर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इस तरह के यूनिट्स में एक बार में कितने कटायंस कितने अनायंस होते हैं, उस चीज को हम लोग फॉर्मूला यूनिट बोला करते हैं। तो NaCl के स्ट्रक्चर में, ये अपने को पढ़ना भी क्लास 11th में ही पढ़ना है। NaCl के स्ट्रक्चर में हम लोग के एक यूनिट सेल के अंदर 6 सोडियम और 6 क्लोरीन होता है। तो इसीलिए वहां पे फॉर्मूला यूनिट Na6Cl6 बोला जाता है। लेकिन क्योंकि रेशियो जो है आयनिक कंपाउंड में वो पॉजिटिव नेगेटिव का मेंटेन्ड होता है, बहुत लार्ज स्ट्रक्चर तक मेंटेन्ड होता है, तो इसीलिए ओवरऑल इसको NaCl के फॉर्म में ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जैसा लिखा जाता है। इस एक छोटे से पार्ट का थोड़ा तुम लोग को ध्यान रखना। अगर ये टर्म कहीं मिले तो समझ जाना कि हम लोग एक यूनिट से एसोसिएटेड कुछ चीज की बात कर रहे हैं। तुम्हारे काम का बहुत ज्यादा ये चीज अभी नहीं बनेगा। और बाकी ऊपर वाले पार्ट को नोट कर लो। से Na+ बना और Cl-, ये सॉरी एक इलेक्ट्रॉन निकला, Cl में वही एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो करके आराम से Cl- बनाया, और Na+ और Cl- कंबाइन करके NaCl का फॉर्मेशन किया। नोट डाउन कर लो।
ये सब टर्म्स को हम यूज कर रहे हैं, बट ये टर्म्स तुम्हारे काम के नहीं। लेटिस वाला जो टर्म है शायद शायद काम का नहीं है, पूछना तो नहीं चाहिए, बट 11th क्लास में क्योंकि इसको यूज किया जाता है केमिकल बॉन्डिंग में, तो हो सकता है पूछ दे, बट मेरे हिसाब से आज तक पूछा गया नहीं है लेटिस। इसमें मान लो हम लोग और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आराम से। NaCl था तो NaCl के जगह पे जैसे मान लो MgCl2 ले ले, तो MgCl2 के फॉर्मेशन के लिए मैग्नीशियम का एक एटम एक Cl2 के साथ कंबाइन करके आराम से MgCl2 बना सकता है। बनाने का प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। मैग्नीशियम वाला पार्ट आराम से, इसका वैलेंसी 2 के बराबर होता है, तो इस केस में मैग्नीशियम वाला पार्ट आराम से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और Cl2 वाला पार्ट जब उसी 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तब उस केस में आराम से 2Cl- का फॉर्मेशन कराएगा। तो अपने स्ट्रक्चर में Mg2+ के साथ 2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो बेसिकली Mg2+ के दोनों साइड में ऐसा एक एक माइनस चार्ज, ऑल्दो दो साइड नहीं होता क्योंकि अभी बताया कि लैटिस स्ट्रक्चर में कैसा भी अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको सिंपलिस्टिक फॉर्म में तुम्हारे लेवल पे दोनों साइड एक एक Cl- मेंशन करते हुए में आराम से अरेंज कर देते हैं, ताकि पूरे कंपाउंड का नेट चार्ज 0 के बराबर हो जाए। ये अपने MgCl2 वाले पार्ट का फॉर्मेशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है, नोट कर लो। और हम लोग जो लेविस स्ट्रक्चर बनाने वाला चीज सीखे हैं, उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन वाले पार्ट को अगर हम लोग सोचे तो बड़ा ही हम इलॉजिकल टाइप का एक चीज बताना चाह रहे हैं तुम लोगों को, जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है जो तुम लोग को आना चाहिए। अगर हम लोग मान लो NaCl की बात करते हैं, तो NaCl वाले पार्ट में हम लोग लेविस स्ट्रक्चर में केवल वैलेंस शेल बनाते हैं, और हम यहाँ पे अब लेविस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। उसमें नॉर्मली एक डॉट या एक क्रॉस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया जाता है। एक एलिमेंट को डॉट से दिखाया जाता है तो दूसरे को क्रॉस से। तो जैसे मान लो कि सोडियम वाला पार्ट है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल वाले पार्ट में हम लोग के पास, एक मिनट लिखते चले जाते हैं, इसका अगर हम लोग वैलेंस शेल कंसिडर करें, तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल एक के बराबर होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि एक सोडियम और एक इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मान लो क्लोरीन लेके चलते, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ से हम लोग क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्रॉस साइड नोट कर देते हैं ताकि डिफ्रेंसिएशन रहे, तो 2 4 6 और एक 7। तो Na और Cl का एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, बट क्योंकि हम लोग Na+ बना रहे हैं, तो Na+ बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो इस केस में Na+ बनाते वक्त यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, जबकि Cl- का जब फॉर्मेशन करेंगे तो Cl- वाले पार्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस केस में हम लोग आराम से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, और इसके ऊपर मतलब 8 क्रॉसेस बना दिए, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज दे दिए। यहाँ डॉट बनाना है तो डॉट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद Na+ वाला पार्ट Cl- के साथ जब कंबाइन करेगा, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जब एक आयनिक बॉन्ड होगा तो आयनिक बॉन्ड को इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करना, एक कटायन लिखा एक अनायन लिखा, और अनायन वाले पार्ट वाले में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में उस चीज को मेंशन किया, ऊपर चार्ज मेंशन किया, ये चीज अपना लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकल के आ गया। बहुत ही बेकार चीज है लेकिन मालूम होना चाहिए, बनाने आना चाहिए क्योंकि सवाल पूछा जाता है, नोट कर लो। और अगर इसको नोट कर लिया होगा तो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर एक काम करना, कौन से एलिमेंट का बनाया जाए, चलो दो स्ट्रक्चर्स बना करके देखो तुम लोग। एक स्ट्रक्चर MgO और तीसरा स्ट्रक्चर Na2O। ये दो स्ट्रक्चर्स बना करके देखो इन दोनों का लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। और अभी तक हम लोग केवल आयनिक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, अभी कोवेलेंट बॉन्डिंग में मूव नहीं किया है।
मैग्नीशियम वाले पार्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मालूम है अपने को कि 2 के बराबर होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो वहां से हट गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हट गया तो Mg2+। और ऑक्सीजन वाले पार्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो अगर 6 है तो ऑक्सीजन 6 मेंशन कर दिया। और इस 6 के अलावा हम लोग के पास मैग्नीशियम की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस केस में हम लोग आराम से बाहर 2- मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो एक आयनिक कंपाउंड वाले पार्ट का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। थर्ड वाले पार्ट को ट्राई करके देखो। Na2O वाले पार्ट में सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो Na+ बना सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑक्सीजन वाले पार्ट को 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 सोडियम 2 Na+ बनाएगा, और एक सोडियम जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऐसा हम लोग अगर मेंशन किया, क्या हो रहा है भाई, एक सोडियम वाला पार्ट जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऐसा हम लोग मेंशन करते चल रहा है। तो इस केस में 2 सोडियम वाला पार्ट आराम से 2 Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन कराएगा, और ऑक्सीजन वाला पार्ट वही 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करके आराम से O2- बनाएगा। तो अभी भी ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स खुद के थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आ गए, बाहर वाले पार्ट में 2- चार्ज हो गया। अब एक Na+ को एक जगह बना दो, दूसरे Na+ को दूसरे साइड बना दो, या फिर एक Na+ को ऊपर बना दो, एक Na+ को नीचे बना दो, जो बनाना है बना सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को। यार अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया है, डिजिटल पैड में भी कुछ दिक्कत हो रहा है लिखने में। चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक आयनिक बॉन्डिंग का पार्ट था, और वैलेंसी क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके, तो ये चीज़ तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है जो तुम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। और बहुत ही सिंपलिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग मेंशन किया करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑल्दो मेल्टिंग पॉइंट अगर बहुत हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही हाई हो जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नोट करते जाओ। सेकेंड पॉइंट, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या है, बोलो भाई कोई, ब्रिटल का मतलब? किसी को नहीं मालूम ब्रिटल का मतलब? वीक नहीं ब्रिटल का मतलब सर वाइब्रेट टाइप करना थोड़ा मारने पे। मारने में वाइब्रेट टाइप करेगा, हट। ब्रिटल का यही मतलब होता है। जल्दी टूट जाता है सर। पत्थर देखा है, पत्थर, पत्थर मतलब जो लाल वाला जो ईंट होता है, उसको जैसे ही हम लोग किसी हार्ड सरफेस से मारते हैं तो क्रैक कर जाता है, टूट जाता है, इस टाइप का चीज होता है, इस चीज को ब्रिटल बोला जाता है। जैसे हार्डनेस अलग चीज, हम लास्ट क्लास में भी बोले थे, अगर हम उसको पत्थर को ऐसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं टूटेगा, बट उसको हम हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो तुरंत क्रैक उसमें डेवलप हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, उस चीज को ब्रिटल नेचर बोला जाता है। ठीक है, ब्रिटल इन नेचर। तीसरा पार्ट, सॉल्युबल, जनरली लिख सकते हैं, जनरली हाईली soluble in water। सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट हाई होता है वाटर में। चौथा, हार्ड, अगर सॉलिड स्टेट में रहा तो वैसे भी हार्ड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा, कैन नॉट कंडक्ट, या ऐसा लिख दे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
थर्मल कंडक्टर नहीं होता और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी नहीं होता है। ऑल्दो इसमें एक छोटा सा पॉइंट अपने को ध्यान रखना होता है, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट, और ब्रैकेट में लिख लेना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस के प्रेजेंस की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं अगर हम लोग का एक्वस स्टेट रहा या फिर मोल्टेन स्टेट वाला पार्ट रहा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और कोई प्रॉपर्टी मालूम है तुम लोगों को आयनिक बॉन्ड का? तुम लोगों को कुछ मालूम है? मेरे पास है 2-3 प्रॉपर्टी, वो तुम्हारे स्कोप पे नहीं है, बट फिर भी इसलिए हम पूछना चाह रहे, तुम लोगों को और कोई प्रॉपर्टी मालूम है? अबे तुम लोग कोई कहानी वानी रीड नहीं करता है क्या? बिल्कुल बुक रीड नहीं करता है क्या? जितना पढ़ाया जाता है उतना ही पढ़ता है। किसी को कोई प्रॉपर्टी नहीं मालूम? ईशान? कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं जो तुम्हारे स्कोप से थोड़ा बाहर होता है, जैसे एक तो है नॉन डायरेक्शनल, ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसा अभी मेंशन किया था ऊपर कि हम लोग का जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड बनने के टाइम पे बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के आजू बाजू आ जाते हैं लैटिस के फॉर्मेशन में। तो एक पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू में नेगेटिव चार्ज आकर के आराम से रह सकता है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वहां पे किसी भी साइड से आकर रह सकता है। तो नॉन डायरेक्शनल वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट और होता है कि नॉर्मली अलग अलग डायरेक्शन में जाने में, जैसे मान लो कि एक सॉलिड चीज है, एक आयनिक कंपाउंड का सॉलिड है, तो अलग अलग डायरेक्शन में जब हम लोग जाते हैं, मूव करते हैं, तो उस केस में प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो अलग अलग मिलता है। जैसे मान लो कि इस एंगल पे गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग मिलेगा, इस एंगल पे गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग मिलेगा, नीचे गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग मिलेगा, इस डायरेक्शन में गए तो डेंसिटी अलग मिलेगा, ऊपर गए तो डेंसिटी अलग मिलेगा, यहाँ से गए तो डेंसिटी अलग मिलेगा। इस चीज को भी एक सर्टेन वर्ड से एसोसिएट किया जाता है। इस चीज को हम लोग एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर बोला करते हैं। अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे किसी एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो हम लोग का अलग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। बट ये दोनों चीज कि हम लोग का नॉन डायरेक्शनल नेचर है और एनाइसोट्रॉपिक, ये तुम्हारे स्कोप्स के बाहर का चीज होता है, इस चीज को कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तुम्हारे आयनिक बॉन्डिंग वाले पार्ट का डिस्कशन होता है। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले पार्ट के सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितना टॉपिक इसमें डिस्कस हो गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। पूरे नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सारे क्वेश्चंस को तुम लोग को सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद फिर हम लोग अब आराम से कोवेलेंट बॉन्ड वाले पार्ट का डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। ऑल्दो एक चीज है कि कोवेलेंट बॉन्ड वाले पार्ट को तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तुम लोग को मालूम पड़ चुका है कि हम लोग सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाते हैं, बॉन्ड जब बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होता है। तुम लोग को रिवर्स काम करना है बेसिकली। कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग सबसे शुरुआत में तो ये मेंशन कर लेते हैं, जैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, ये अपने को मालूम है, पता चल गया। एक चीज बताओ शुभम, लेविस स्ट्रक्चर याद है कि भूल गए सब बनाना? सर अच्छे से नहीं याद है पर याद है, मतलब बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर तो बना लेंगे ना? यस सर। क्षितिज? यस सर, याद है। दीक्षा? यस सर, याद है। ईशानी, सॉरी ईशान? तो जैसे मान लो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गया, मान लो जैसे CH4 मॉलिक्यूल है, तो CH4 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेंट्रल एटम बनाते थे, तो कार्बन हो गया। कार्बन के अलावा फिर हम लोग हाइड्रोजन को उसके सराउंडिंग में सिमेट्रिकली प्लेस कर दिए, और उसके बाद बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करा दिए, ऐसा बोल दिया हम, बाहर वाले का ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करा दिए। हम लोगों को उल्टा काम करना है बेसिकली। अभी पहले तुम ये स्ट्रक्चर सोच लेना, ऑल्दो तुम लोग के स्ट्रक्चर बहुत भारी नहीं आने वाले, CH4 H2O O2 इस तरह के स्ट्रक्चर्स आने वाले, घटिया घटिया टाइप के स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं। तुमको ये स्ट्रक्चर बनाना है
और इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट को लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट करना है तो ऐसा करना पड़ेगा कि कार्बन को हम डॉट से डिनोट कर देते हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो मालूम है कार्बन पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो, तो 4 हाइड्रोजन, चारों के चारों हाइड्रोजन वाले पार्ट आराम से क्रॉस के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ये अपना लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इस चीज को हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली बोल रहे हैं। तो है यही चीज, बट तुमको उल्टा काम करना है, तुमको फालतू का उसमें क्रॉस और डॉट मेंशन करना है। तो लेविस स्ट्रक्चर बनाने अगर आ गया तो ये चीज तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो CO2 है, तो CO2 वाले पार्ट में सेंट्रल एटम कार्बन होता है, दोनों तरफ ऑक्सीजन प्लेस किया और डबल बॉन्ड बनता है। अब डबल बॉन्ड बनने का मतलब क्या है कि कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो कार्बन वाले पार्ट का 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन वाले पार्ट का भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने को प्लेस करना है, और दूसरे साइड भी कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन वाले पार्ट का 2 इलेक्ट्रॉन। अब पॉइंट एक चीज ध्यान रखना होता है कि हम लोग नॉर्मली लोन पेयर केवल सेंट्रल एटम पे डालते थे, बट अब हम लोग केवल सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं डालेंगे। ऑक्सीजन में टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 शेयरिंग में गया, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ऑक्सीजन का टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसा डिनोट करेंगे, दूसरे ऑक्सीजन वाले पार्ट में भी एग्जैक्टली सेम टाइप से डिनोट करेंगे। ये अपना CO2 का स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। मान लो O2 का स्ट्रक्चर है, तो O2 वाले पार्ट के स्ट्रक्चर को बनाते वक्त 2 ऑक्सीजन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, डॉट से डिनोट किया, दूसरे का क्रॉस से डिनोट किया, और उसके अलावा फिर 4 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, दूसरे में भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। ये अपने O2 का स्ट्रक्चर निकल के आराम से आ जाएगा। और इसी चीज में हम लोग और मॉडिफिकेशन करें, मान लो जैसे एक H2O का स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर NCERT में और ठीक ठीक तरीके से दे रखा है एक्चुअल में। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और 2 हाइड्रोजन वाला पार्ट, ये चीज। तो इस केस में ऑक्सीजन वाला पार्ट हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऐसा मेंशन किया हुआ है, और दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। उसको और ज्यादा प्रिसाइजली हमको जो ध्यान है इस टाइप से मेंशन करते हुए दिखाया गया है कि वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करेंगे। वो ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता हुआ दिखाया है। ऑर्बिटल क्या होता है इस चीज में हम लोग नहीं जा रहे, बट उसका एक मतलब ना, एक ट्रेलर दिखाया है तुम लोगों को कि H2O जब बनता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कुछ कॉमन पार्ट निकल के आते हैं। इस चीज को हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बोला करते हैं। मतलब जो ये कॉमन पार्ट निकल के आ रहा है इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है। ओवरलैपिंग किस चीज का हो रहा है, तो जैसे बोर्स मॉडल में हम लोग जब बात करते थे तो बोलते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स होता है, तो ऐसा समझ लो सर्कुलर ऑर्बिट्स का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ठीक टर्म, लेकिन ज्यादा बेटर टर्म ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट्स नहीं होता, ऑर्बिटल होता है। उस चीज को हम लोग आराम से आगे डिस्कस किया करेंगे। ये तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्डिंग का पार्ट होता है, जिसके प्रॉपर्टी वाले पार्ट को तो अगर अपने को ध्यान रखना है तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुमको पहले ही आ चुका है, तो इसमें कुछ बताने का मेरे हिसाब से नहीं है। अगर कुछ बताना होगा तो आराम से बोल देना कि सर ये चीज नहीं समझ में आया हमको, ये चीज मेंशन कर दीजिए। इसमें एक पार्ट होता है प्रॉपर्टी वाले पार्ट का। तो जैसे आयनिक बॉन्डिंग में जो भी प्रॉपर्टी होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में जस्ट उल्टा उसका उल्टा प्रॉपर्टी होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहला। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि जनरली गैसेस फॉर्म में होता है। खैर बॉइलिंग पॉइंट वो चीज को ऑलरेडी मेंशन कर चुके, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। और इसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रेफाइट बहुत तगड़ा एक्सेप्शन है इसका, ग्रेफाइट बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। तीसरा पार्ट नॉर्मली सॉफ्ट इन नेचर, लेकिन डायमंड वाला पार्ट सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, जबकि वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बनता है। तो डायमंड में इतने ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं कि वो पूरा बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। नॉर्मली सॉफ्ट, और एक्सेप्शन वाले पार्ट में आराम से हम लोग, एक मिनट, एक्सेप्शन वाले पार्ट में हम लोग आराम से डायमंड को डाल सकते हैं। डायमंड एक नॉन मेटल वाले पार्ट से बना हुआ कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है, लेकिन एक्सेप्शन वाले पार्ट में बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। उसके अलावा इनसॉल्युबल, जो आयनिक बॉन्ड में था उसका जस्ट उल्टा प्रॉपर्टी लेते चले जाना, इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसा बोल सकते हैं। और तो क्या प्रॉपर्टी मेंशन करे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो मेंशन कर ही चुके हैं। ठीक है, इतना प्रॉपर्टी सब ना आराम से काम चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली 3 प्रॉपर्टी लिखने को आएगा। कोई भी 3 प्रॉपर्टी लिख दो 4 में से आराम से, कोई
क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड वाले पार्ट का स्ट्रक्चर होता है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि तुम लोगों को लेविस स्ट्रक्चर याद होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत भूले कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको एक बार फिर से देख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। अगर वो चीज़ याद होगा तो उससे ये लेविस स्ट्रक्चर बनाने का काम ज़्यादा इजीली बन जाएगा। डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश मत करना इस चीज़ को, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक तो आराम से पूछ सकता है सब। सर H2O का फॉर्मेशन नहीं समझ आया। H2O के फॉर्मेशन वाले पार्ट में हम लोग ऐसा लिखेंगे ना, जैसे मान लो ऑक्सीजन दे रखा, तो ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ 2 हाइड्रोजन दे रखा। ऑक्सीजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 6। 6 में से 2 बॉन्ड में चला गया, इसका मतलब 2 लोन पेयर हो गया, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा और बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर अपने को, ये ध्यान नहीं दिया। तो इस केस में ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है उस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए। तो एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फिर दूसरा ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये अपना H2O का स्ट्रक्चर है। बट उसी को ज़्यादा अच्छे से डिनोट करने के लिए ऐसा एक सर्कल में ओवरलैपिंग करते हुए दिखाया एनसीईआरटी में। आगे जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से तो नहीं होता, ज़्यादा बेटर है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से होता है। बट उसका तुम्हारे लेवल पे इम्प्लीकेशन नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो इसलिए उसको मेंशन नहीं किया जाता है तुम्हारे लेवल पे अभी, ठीक है। ओके सर। तो सर हाँ बोलो। सर इसी में का सर H2O में ही सिर्फ ये करेंगे ना ओवरलैपिंग? नहीं, करने को सब में कर सकते हैं। जैसे मान लो O2 है तो O2 वाले पार्ट में भी ओवरलैपिंग होगा। ये चीज ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग के बिना काम नहीं होता। लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में देख लेना एक बार, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में ओवरलैपिंग दे रखा है। होता ओवरलैपिंग सब में है, दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। जैसे CO2 है तो इसमें भी ओवरलैपिंग वाला पार्ट दिखाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? तो अगर और कोई डाउट नहीं है तो इस वीक तुम्हारे शेड्यूल में कॉमन क्लास लगा होगा 9th क्लास के साथ। जहां तक हमको ध्यान है 2 क्लास हम लोग नोमेनक्लेचर वाला पार्ट शुरू करेंगे। नोमेनक्लेचर में कैसे क्लास शुरू करेंगे, हम एक छोटा सा आइडिया दे रहे हैं तुम लोगों को। शुरुआत में हम लोग कार्बन से इंट्रोडक्शन कराएंगे कि कार्बन के कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या क्या होता है। उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इस चीज का हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे तुम लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोग्स क्या होते हैं, ये दोनों चीज हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नोमेनक्लेचर वाले पार्ट का डिस्कशन शुरू करेंगे। नोमेनक्लेचर अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। तुम लोग को बहुत हाई फाई नोमेनक्लेचर नहीं बताएंगे, बिल्कुल सिंपल टाइप के नोमेनक्लेचर सभी मेंशन करेंगे। और उसके बाद फिर आगे जब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आराम से तुम लोग का नोमेनक्लेचर हम लोग जहां तक पढ़ाना है आराम से पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि नोमेनक्लेचर ऐसा चीज है कि जो तुम्हारे 12th के बोर्ड में भी एक सवाल आता है, तो अभी सीख लो तो ज्यादा बेटर है। नोमेनक्लेचर, हेरिडॉक्स वाला पार्ट, मोल कंसेप्ट वाला पार्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट, केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट, ये सब जितना अर्ली सीख लो उतना बेटर होता है, उतना ही अच्छा रहता है। ये बहुत ही जरूरी होता है तुम लोगों के लिए। तो हम लोग आराम से उस चीज को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में मतलब कार्बोनेट्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर का पोर्शन अलग से देख लेंगे। और तुम्हारा जो अगले वीक क्लास होगा उसमें तुम्हारा केमिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम नोमेनक्लेचर। मतलब नोमेनक्लेचर के एक पोर्शन को छोड़ के पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला पार्ट, पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा काम होगा उसके बाद दिशा पब्लिकेशन वाला बुक से क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करना, और उसमें कोई भी डाउट होगा तो पूछना शुरू कर लेना। क्योंकि KVPY का नोटिफिकेशन आ गया है, तो NTSC भी होगा ही होगा। नवंबर में नहीं होगा तो एटलीस्ट दिसंबर में या जनवरी में होगा ही होगा, तो इसलिए तैयारी करना शुरू कर देना। तुम लोग का हाफ ईयरली कब से होने वाला है? कुछ अनाउंसमेंट हुआ? अक्टूबर में सर।